बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ डेप्रिसिएशन के हवाले से। और ये हमारा दूसरा टॉपिक है। इनफैक्ट पहला आपको मालूम होगा कि हमने डेप्रिसिएशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर एक बात की थी उसमें, और उसमें आपको डिटेल ये बताई थी कि डेप्रिसिएशन इटसेल्फ होता क्या है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर आपको बेसिक आइडिया होगा डेप्रिसिएशन के हवाले से, और क्या उसके सीक्वेंस अगर आप वो देख कर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ये ज़रा ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। हम इसको शुरू कर लेते हैं। देखें, डेप्रिसिएशन जो होता है उसके कॉज दो होते हैं। कॉज का मतलब होगा कि ये किस वजह से हो रहा है, इसकी रीज़न क्या है, किस वजह से हो रहा है, क्या रीज़न है, कौन कौन सी ऐसी रीजंस होती हैं, कौन कौन सी ऐसी वजूहत होते हैं जिसकी बेस पर डेप्रिसिएशन होगा। अब ये दो तरह के होते हैं। या तो डेप्रिसिएशन होगा किसी इंटरनल कॉज की वजह से, और या डेप्रिसिएशन होगा किसी एक्सटर्नल कॉज की वजह से। क्या कहा है मैंने? या तो डेप्रिसिएशन इंटरनल कॉज की वजह से होगा या डेप्रिसिएशन एक्सटर्नल कॉज की वजह से होगा। इंटरनल कॉज की वजह से अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई इंटरनल रीज़न है। इंटरनल रीज़न से क्या मतलब है कि यानी नॉर्मल रीजन है। और एक्सटर्नल कॉज के मतलब है कि यानी नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन एबनॉर्मल कोई केस ऐसा आ सकता है जिसके अंदर इस केस में भी ऐसा हो जाए। यानी जब हम बात डेप्रिसिएशन की करते हैं तो उससे मुराद असल में हमारे इंटरनल कॉजेज ही होते हैं। अब इंटरनल कॉजेज और एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, असल में डेप्रिसिएशन के जो कॉजेज हैं वो दो हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इंटरनल में मजीद आगे दो हैं और एक्सटर्नल मजीद तीन है, तो 5 मेन रीज़न है जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन आपका आता है। इंटरनल जो कॉजेज हैं वो कौन से हैं? उसे एक को कहते हैं वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर क्या है? तोड़ फोड़ को कहते हैं। यानी अब आप एसेट, आप कोई भी, अब आपको पता नहीं फिक्स एसेट पर होता है, करंट पे तो होता नहीं। फिक्स्ड एसेट जो भी आपके पास आया, अब उसमें फिक्स्ड एसेट पर आपने डेप्रिसिएशन लेना है। फिक्स्ड एसेट पर आपने डेप्रिसिएशन लेना है, तो अब वो डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? जब यूज होता जाएगा ना एसेट, तो उसके ऊपर क्या आएगा? तोड़ फोड़ आएगी, उसके अंदर वैल्यू में कमी आएगी, उसको हम वेयर एंड टेयर कहते हैं। और एक होता है डिप्लीशन। डिप्लीशन क्या चीज होती है? डिप्लीशन ये चीज होती है कि जब आपने एक एसेट है ना, एसेट आपका, अब वो डिप्लीट होगा। डिप्लीट से क्या मुराद है कि डिप्लीट होगा? डिप्लीट से ये मुराद है कि आपका जो एसेट है वो ऑन अकाउंट ऑफ यूज कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक वक्त आएगा वो गॉन, गॉन, वो गया। अब वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल टोटली उसका सफाया हो जाएगा। वो डिप्लीशन कहलाता है। अब यही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद एक्सटर्नल किसी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसमें तीन है, एक ऑब्सोलेसेंस कहते हैं, एक को फ्लक्स ऑफ टाइम, और एक को एक्सीडेंट कहा जाता है। ये तीन कॉजेज हैं इसके, ऑब्सोलेसेंस, फ्लक्स ऑफ टाइम और एक्सीडेंट। ऑब्सोलेसेंस, फ्लक्स ऑफ टाइम और एक्सीडेंट, OEA। OEA। अब इंटरनल को हम देख लेते हैं, और यही हमारा टॉपिक है आज का, इंटरनल कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। अब इसमें दो बताया ना आपको, वेयर एंड टियर एंड डिप्लीशन। तो वेयर एंड टियर क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन अकाउंट ऑफ यूज इज कॉल्ड वेयर एंड टियर। यानी जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाएंगे तो उसकी वैल्यू में जो कमी आएगी यूज की बेस पर, क्या कहलाएगा? वेयर एंड टियर कहलाएगा। वेयर एंड टियर रिड्यूसेस द वर्किंग कैपेबिलिटी ऑफ एन एसेट। ये बड़ा अहम पॉइंट कि आपका जो वेयर एंड टेयर होता है ना, वो उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। वर्किंग कैपेबिलिटी से क्या मुराद है? यानी अगर वो प्रोडक्शन पहले जितनी भी कर रहा था, अब उसमें ना मतलब रोड रगड़ कुछ हुआ तो उससे उसकी वो परफॉर्मेंस तो नहीं रहेगी वो पहले, क्योंकि वेयर एंड टेयर हो गया। जब वेयर एंड टेयर हो गया है तो इसका मतलब उसकी वो परफॉर्मेंस, थका हुआ बंदा दूर नहीं जाएगा। थका हुआ बंदा, एक एक्टिव बंदा और एक जरा लेजी बंदा है, तो जो लेजी बंदा है वो तो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। एक्टिव और है, लेजी और है। इसी तरह मशीन में भी एक्टिव वो होगी यानी जिसके पुरजे पुरजे उसकी जो मेंटेनेंस है वो परफेक्ट है, उसकी वर्किंग बेहतरीन चलेगी। और जबकि दूसरी जो होगी जिसके अंदर तोड़ फोड़ हो चुकी है, रगड़ रगाड़े उसके अंदर है, तो उसका मतलब उसकी बेस पे क्या होगा? वैल्यू में कमी आएगी और उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं होगी। मतलब क्या होगा कि वेयर एंड टेयर की वजह से आपकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी होती है एसेट की, वो रिड्यूस हो जाती है। वेयर एंड टेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यूज ऑफ एन एसेट। क्या मतलब हुआ इसका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द यूज ऑफ एसेट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो भी चीज होती है, क्या पता होता है कि एक बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी। एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बढ़ेगा, एक बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, एक कम होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ इसका कि वेयर एंड टेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यूज ऑफ एन एसेट। इट मींस मोर द यूज ऑफ एन एसेट, मोर द वेयर एंड टियर, एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना ज्यादा आपका डेप्रिसिएशन आएगा, जितना कम यूज होगा उतना कम वेयर एंड टियर होगा।
एक चीज को आप मुसलसल यूज करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो क्या होगा, उसकी वैल्यू में ऑब्वियसली उसकी कमी आएगी। जिसने 5 साल चलना है वो शायद हो सकता है 4 साल 3.5 साल या कुछ टाइम कम हो जाए, ऑब्वियस सी बात है। जिसका यूज ज्यादा होगा वो डेप्रिशिएट भी जल्दी हो जाएगा। वेयर एंड टेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द केयरफुल यूज ऑफ एन एसेट। अच्छा, एसेट का अगर केयरफुल यूज हुआ ना तो उसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप एसेट को रफली यूज करोगे, यूज दो तरह का होगा ना, एक होता है रफली यूज और एक होता है जरा केयरफुल यूज। अगर रफली यूज करोगे एसेट का तो उससे क्या होगा, तोड़ फोड़ ऐसे फेंक रहे हैं, इधर से उठा के ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी और वो जल्द डेप्रिशिएट होगा और उसकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है ना वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर उसका केयरफुल यूज किया जाए, केयरफुल यूज से क्या मुराद है उसकी, यानी मेंटेनेंस रिपेयर्स। बाइक है ना, आप उसी की मिसाल ले लो, उसके अंदर क्या है कि अगर आप उसको टाइमली उसका आप ऑयल चेंज कराएं, टाइमली उसकी अगर आप उसकी जो होती है उसकी मेंटेनेंस रिपेयरिंग वगैरह वो सारी आप कराते चले जाएं, सर्विस कराते रहें। उसकी गाड़ी की इसी तरीके से अगर आप सर्विस उसकी कराते रहते हैं, उसका फिल्टर चेंज होता रहता है, ऑयल चेंज होता रहता है, उसको आप देख रहे हो कि कहीं को प्रॉब्लम आ रही है, साथ ही मेंटेनेंस करा लिया, उससे क्या होगा, उसकी वर्किंग बेहतर रहेगी। लेकिन ऑयल को अरसा हो गया है चेंज और उसके बाद उसकी सर्विस कराए हुए तो कमाल ही हो गया, न जैसी बाहर से नजर आती है उससे डबल गंदी अंदर से नजर आएगी। इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा चलेगा, उसकी लाइफ कम हो जाएगी। और यही अगर उसकी मेंटेनेंस के वही बाइक होगी, लेकिन अगर उसकी अच्छे हाथों में हुई, अच्छा उसका यूज अच्छा हुआ, तो उससे क्या होगी, उसकी प्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है वो बेहतर रहेगी और उसकी लाइफ ज्यादा रहेगी, डेप्रिसिएशन का रेट कम हो जाएगा। इनफैक्ट ये जितना ज्यादा डेप्रिशिएट होना था वो कम होगा। इसका मतलब केयरफुल यूज आपके डेप्रिसिएशन को, आपके वेयर एंड टेयर को कम कर देता है। वो कहते हैं ना, किसी का यानी आप अपनी चीज होती है तो उसको बंदा बड़ा एहतियात से यूज करता है, दूसरे की चीज को भी बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से, अंदाज से, बल्कि ज्यादा केयरफुली उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सम टाइम होता है ना, आप अपनी किसी की चीज दो और वो फिर जैसा कबाड़ा उसका करके लाएगा, अगली बार देने का दिल भी नहीं करेगा। ऐसा होता है ना, वो क्या जुमला बना हुआ है कि माले मुफ्त दिले बेरहम। क्या हुआ कि मुफ्त का माल था तो दिल बेरहमी रहा, एहतियात करता ही नहीं है। तो अब ये मालिक ने तो इन्वेस्टमेंट कर दी है, मालिक ने तो आपका जो एक सेटअप लगाना था, इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा करना था, उसने खड़ा करके दे दिया, मशीनरी लगा दी। एम्प्लॉय अंदर का अच्छा होगा ना, उसे अपना समझेगा ना तो बेहतरीन इस्तेमाल करेगा। लेकिन एम्प्लॉय अंदर का हुआ तो उसने फिर पांडे ही पन्ने, वो क्या करेगा कि तोड़ फोड़ करेगा, उठा फेंकेगा, ठप 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 लगी रहेगी। उससे क्या होगा, एसेट की वर्किंग लाइफ ऑब्वियसली कम हो जाएगी। सिंपल आपको बात है, समझ आ गई होगी। तो इसलिए कह रहा है वेयर एंड टेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द केयरफुल यूज ऑफ एन एसेट। मतलब क्या है कि जितना ज्यादा केयरफुल यूज करेंगे उतना उसकी जो लाइफ है वो ज्यादा रहेगी, डेप्रिसिएशन कम रहेगा। मोर द केयर यानी रिपेयर्स एंड मेंटेन, मोर द केयर मोर द रिपेयर एंड मेंटेन। जहां जरूरत पड़ी, जब जरूरत पड़ी करवा ली, जब जरूरत पड़ी करवा ली उसको। इसका मतलब है मेंटेनेंस साथ चलती रहेगी ना एसेट की, तो लेसर द वेयर एंड टेयर। जितनी ज्यादा केयर होगी उतनी लेसर उसकी वेयर एंड टेयर होगी, जितनी ज्यादा केयर होगी उतनी लेसर वेयर एंड टेयर होगी। उसके बाद है वेयर एंड टेयर इज कंट्रोलेबल बट नॉट अवॉइडेबल। इसका क्या मतलब हुआ कि वेयर एंड टेयर जो है वो कंट्रोलेबल है लेकिन अवॉइडेबल नहीं है। हाँ, मतलब आप इसको कंट्रोल कर सकते हो तोड़ फोड़ को थोड़ा सा, लेकिन क्या ये तोड़ फोड़ होगी नहीं, उसकी वैल्यू में कमी आएगी नहीं? नहीं आएगी, टाइम के साथ उसमें डेप्रिशिएट तो होना ही होना है। गाड़ी चलेगी, जितनी मर्जी एहतियात कर लो, लेकिन नई नई है और पुरानी पुरानी है, कुछ फर्क तो पड़ेगा। लैपटॉप को हम कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद मोबाइल फोन को भी अच्छा ही हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, फिर भी उसके अंदर कोई ना कोई खराबी, कोई ना कोई प्रॉब्लम विद द पैसेज ऑफ टाइम आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वेयर एंड टेयर कंट्रोलेबल है, कंट्रोल कर सकते हैं हम इसको किसी हद तक, लेकिन क्या अवॉइड कर सकते हैं कि हो ही ना, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे पॉइंट है, उम्मीद करते हैं आपको समझ लग गई होगी। उसके बाद है डिप्लीशन, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ another asset from it। क्या मतलब हुआ इसका, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये तो वही बात होगी, ऊपर भी रिडक्शन था यहाँ पे, हाँ बिल्कुल ठीक है। फिक्स्ड एसेट पे तो होता है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी आएगी ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर एसेट फ्रॉम इट। क्या हो रहा है, एक एसेट प्रोड्यूस हो रहा है किसी और एसेट में से, तो जो एसेट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी तो वैल्यू आई ना, वो तो आपके पास एक एसेट बन गया, लेकिन जिसमें से आपने उसको निकाला है ना वो डेप्रिशिएट हो जाएगा। यानी एक बड़ा एसेट है, बड़े रिसोर्सेज हैं जो कुदरत की तरफ से, अल्लाह पाक की तरफ से जो है, जैसे हो ना मुल्क के रिसोर्सेज होते हैं,
अब उसमें नमक के कान आप मिसाल ले लें, या आपके पास एक समंदर है उसके अंदर मौजूद मछलियों का आप ले लें, ये क्या है, अब उसकी ज़्यादा मिकदार में आप निकालना शुरू कर दो डेली बेस पर, क्वांटम उसका बढ़ा दो, तो क्या होगा, उसकी मिकदार ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कम होना शुरू हो जाएगी। जंगल के अंदर पाए जाने वाले जानवर हैं, खुदा ताला की तरफ से वो सारे के सारे रिसोर्स लेकर उनका शिकार करना शुरू करते हैं। जैसे पांडा है, पांडा के बारे में सुना ना, पांडा की क्या है कि वो उसकी स्पेशीज कम होती जा रही है, जिसके ऊपर साइंटिस्ट काफ़ी परेशान रहे, और उसके बाद उन्होंने अब क्या है, उसकी स्पेशीज को बढ़ाने के लिए कुछ मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो तौर तरीके अपनाए ताकि उसकी स्पेशी ख़त्म ना हो जाए, और उसके ऊपर केयरफुल उसको थोड़ी सी एहतियात करके उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसका जैसे डायनासोर थे ना, अब तो वो नहीं रहे हैं। इसका मतलब कुछ स्पेशीज थी पहले और उसके बाद वो ख़त्म हो गई, और उसके बाद अब की जो है उसमें नई नई चीज़ें भी आ रही हैं, नई नई जो है प्रोडक्शन वो भी हो रही है। अल्लाह ताला की कुदरत है, कारखाना है उसका, जैसा वो चाहता है बना रहा है। लेकिन क्या है कि इंसान के पास जो चीज़ आई है ना, अब उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, यूज़ कर। दरख्त है, दरख्त बेहतरीन कुदरत का एक ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग एसेट है, और इंसान और बड़े सूरी किसी मुल्क का बेहतरीन एसेट कंसिडर होता है जंगलात, यानी जो फॉरेस्ट है। अब उसमें क्या होगा, लकड़ी काटना शुरू कर दो, लकड़ी काटना शुरू कर दो, आपका पेपर प्रोड्यूस हो रहा है। जब पेपर प्रोड्यूस करने के बाद उसके अलावा और बहुत सारे इसके यूजेस हैं, फर्नीचर बन रहा है। उससे क्या हो रहा है कि आपका जंगल कट रहे हैं, उसके अंदर दरख्त कट रहे हैं। जब दरख्त कटेंगे तो उससे क्या होगा, वो आपका क्वांटम जितना ज्यादा होगा, और आजकल तो मशीनरी है, पहले तो होता था लकड़ी कुल्हाड़ा होता था, किसी बंदे के पास जाता था लकड़हारा, एक दरख्त दिन में काट पाता था। अब तो मशीनें आ गई, आपने देखा ना यूट्यूब पर भी आपने देखा होगा, क्या हो रहा है कि एक मशीन आती है, वो जाके उसको ऐसे उसको लपेट में लेना, जैसे जब भी पाता है ना बंदा किसी को, ऐसे मशीन दरख्त को जब भी डालती है, लेकिन जब भी उल्ट पड़ जाती है दरख्त के, वो बजाय उसको सुकून दे काट के गिरा के साइड पे रख देती है। ना सिर्फ काट रही है बल्कि उधर ही उसको छील छिलाई सारी करके लकड़ियां भी साथ निकाल के साइड पे करते चले जा रहे हैं। क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद जो वेस्टफुल मटेरियल है उसको भी, यानी मशीनरी उसका फायदा भी है। फायदा सिर्फ इतना होता है कि आपका टाइम बच जाता है, और जो चीज़ आपके पास जाके सालों में होनी थी ना, वो अब चंद दिनों या चंद घंटों या चंद मिनटों पे आ जाएगी। इसके अलावा कोई मशीनरी का फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान ही है। यानी इंसान बीच में से जब भी किसी चीज़ से निकल जाएगा ना, अल्लाह ने एक निज़ाम पैदा किया, इसका मतलब है उसका कोई ना कोई पर्पस तो है। लेकिन हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें रोबोटिक्स और ये सारी मशीनें लाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से फ़ायदा सिर्फ इतना हो रहा है कि चीज़ें जहाँ पहले साल में महीनों में होती थी, अब वो आपके दिनों घंटों मिनटों या सेकंड्स पर आ गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या आ रहा है कि उसके अंदर जो इंसान का जो ग्रोथ था वो बीच में से निकलता चला जा रहा है, और बहुत सारी बेरोजगारी और ये वाले मामलात ये भी आ रहे हैं। एनी हाउ, अब आगे हम चलते हैं इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मतलब क्या होगा कि जितना जितना ज़्यादा आप एसेट इस्तेमाल करते चले जाओगे, उसके अंदर वैल्यू में कमी होती चली जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा जो बिल्कुल वो ख़त्म हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर एसेट फ्रॉम इट। किसी एसेट में से कोई एक एसेट निकाल लिया तो उसके एसेट पे क्या होगा, कमी आएगी। Depletion is the decline in the quantum of some fixed asset on account of use. समझ लगी? Depletion is the decline in the quantum of some fixed asset on account of use. यानी एक दूसरी डेफिनेशन का पॉइंट हो सकता है कि कोई एसेट है, उसका जो वैल्यू होगी ना वो रिड्यूस होगी ऑन क्वांटम ऑफ यूज। क्वांटम ऑफ यूज से क्या मुराद है, यानी जितना ज्यादा क्वांटिटी में, जितनी ज्यादा मिकदार में इसका इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा उसके अंदर कमी आएगी। हायर द रेट ऑफ द प्रोडक्शन विल रिजल्ट इन द हायर द रेट ऑफ डिप्लीशन। जितना ज्यादा आपका प्रोडक्शन का रेट होगा, प्रोडक्शन से क्या मुराद है, यानी एक बड़ा एसेट उसमें से छोटा एसेट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जितना रेट वो ज्यादा होगा, जितना जल्दी क्विकली आप वो कर रहे होगे, उतना जो मेन एसेट है उतना जल्दी वो डेप्रिशिएट होगा, और एक वक्त आएगा खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट विल स्टार्ट depleting the quantum of the trees, and the extraction of the oil from the oil reserves would deplete the amount of the oil in the reserves। यानी होता है ना कुआं, तो उसके नीचे कोई मिकदार लिमिट तो होगी, अनलिमिटेड तो नहीं है। इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, और वांट्स अनलिमिटेड है। पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में क्या है, वांट्स हमारी अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है। तो इसका मतलब ये जितने अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज बनाए हैं ना, लिमिटेड है। इवन ऑक्सीजन जो बिल्कुल फ्री है और सबसे ज्यादा कीमती है, इसकी भी एक लिमिट है। हो रहा है ना, वो कहते हैं ना ओजोन लेयर है और वो डिप्लीट हो रही है, कहते हैं ना ओजोन लेयर है और वो डिप्लीट होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और सन रेज नुकसानदा साबित होंगी इन नियर फ्यूचर। यानी जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इसकी वजह से कुछ बुरे असरात पड़ रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग रिसर्च कर रहे हैं, और एक हॉट टॉपिक है और पूरी दुनिया के अंदर इसको बहुत ज़्यादा अहमियत भी है। अब इसमें आप देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ द
Extraction of coal from the coal mine will reduce the amount of the coal in the coal mine and finally will reduce to nil. कोल माइन होती है ना, जैसे कोयले की कान है, उसमें से कोयला आप निकालना शुरू कर दो तो बच्चे तो नहीं देगा कोयला पीछे, क्या होगा, वो फिक्स्ड एक क्वांटिटी थी तो क्या होगा, रिड्यूस होता चला जाएगा और एक वक्त आएगी कि वो खत्म हो जाएगा। ये कहलाएगा डिप्लीशन। यानी जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं ना, जो कुदरत की तरफ से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो वो हम कहेंगे कि वो डेप्रिशिएट होंगे, मतलब डिप्लीट होंगे। नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी आपके पास हैं उसके अंदर क्या होगा, जो रिडक्शन है वो डिप्लीशन कहलाता है। इन शॉर्ट, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर जो कमी आएगी ना, डिप्लीशन कहलाएगी। और वेयर एंड टेयर, एक एसेट आप ले आए हो कोई भी, उसका इस्तेमाल जैसे करते जाओगे, उसका रफ इस्तेमाल से ज़्यादा होगा, नॉर्मल इस्तेमाल से कम होगा वो। और ये दोनों के दोनों, वेयर एंड टेयर एंड डिप्लीशन, ये यूज़ की बेस पर होते हैं। दोनों यूज़ करोगे होगा, नहीं यूज़ करोगे तो थोड़ा कम होगा। समझ आ रही है? ये इंटरनल है और यही हमारा आज का टॉपिक था। और आगे एक्सटर्नल जो है वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में कवर अप करने आ रहे हैं। और बस ये थी आज की वीडियो। और अगर आपको अच्छी लगी इसको आप कर सकते हैं लाइक, अच्छी नहीं लगी तो इसको ज़रूर करें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।